अब समस्या के बाद, रूपरेखा के बाद एक बहुत बड़ा अंतर है परिकल्पना का। परिकल्पना, ठीक, जैसा कि नाम से क्लियर है, कल्पना और परि। ठीक, परि का मतलब आप सब जानते हैं कि चारों तरफ जो घिरा हो, और कल्पना तो आप जानते ही हैं वो सपना, वो जो दिन में आप देखते हैं। ठीक, लेकिन कल्पना और परिकल्पना में आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसमें और इसमें, कल्पना और परिकल्पना में आपको अंतर देखने को मिलेगा। अंतर क्या है? कल्पना ऐसी चीज़ों से आप बनाते हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, कुछ भी आप सोच सकते हैं। जैसे आपने सोच लिया कि मैं प्रधानमंत्री बन गया, आप सपने में हैं प्रधानमंत्री बन गया, आपको जो भी सुविधाएं हैं आपको प्रधानमंत्री वाली सुविधा मिल रही है। लेकिन अगर परिकल्पना की बात की जाए तो परिकल्पना किसी विषय विशेष उद्देश्य के लिए ही बनाया जाता है, और परिकल्पना हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में ही प्रयोग किया जाता है। तो इतना ध्यान में रखें कि परिकल्पना एक संभावित उत्तर होता है। अगर दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहें तो एक ऐसा उत्तर जो संभावित हो, विषय से संबंधित ही हो। ठीक, आइए इसमें बात करें हम। परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्षों, सिद्धांतों तथा अनुभवों पर आधारित होता है। इसमें हम कारणों के विश्लेषण के आधार पर बनाते हैं, मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या कारण है, उस कारण का हम कैसे विश्लेषण अर्थात काट छाँट करेंगे, और उसके साथ साथ हम परिकल्पना बनाते हैं। लेकिन इसकी अगर बात की जाए फंडामेंटल, तो कहा जाता है कि पूर्व में उस विषय या उस समस्या से प्रति पूर्व में क्या शोध हुए हैं, उसके साथ साथ क्या शोध हुए हैं, उसके साथ साथ उसमें क्या सिद्धांत और क्या नए नियम पारित हुए हैं, उस चीज़ के साथ हम परिकल्पना बनाते हैं। अपने मन से आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई साक्ष्य नहीं होगा। इसीलिए हमने पहले ही बताया कि आपको यहाँ पे अनुभव की विशेष आवश्यकता पड़ेगी। अनुभव के साथ साथ आप ये देखेंगे कि इससे पहले कोई पूर्व में शोध हो चुका है कि नहीं हुआ है। अगर शोध हुआ है तो उसके संबंधित क्या नियम कानून नए बने हैं, उसी के आधार पे आप किसी नए परिकल्पना को जन्म देंगे, अर्थात किसी नए संभावित उत्तर को आप जन्म देने वाले हैं। आइए अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगला पॉइंट है न्यायादर्श। ठीक, न्यायादर्श को कहीं कहीं प्रतिदर्श भी कहा गया है। तो दूसरी चीज़ ये है कि रिसर्च में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आप अपने शब्द में जानते हैं, लेकिन रिसर्च की लैंग्वेज अलग है। इसीलिए आपको एग्ज़ाम में रिसर्च की ही लैंग्वेज लिखनी है। न्यायादर्श का मतलब होता है कि उस जनसंख्या से कि आप कितनी चीज़ों को आप अपने शोध में ऐड करने वाले हैं। ठीक, जैसे अगर एक्शन रिसर्च में बात की जाए तो न्यायादर्श उसे कहते हैं कि जिसमें टीचर्स एक क्लास में पढ़ा रहा है, अर्थात उसके छात्र ही उसके न्यायादर्श हुए। वो कितने छात्र को ले रहा है, कितने छात्र के अंदर ऐसी कमियां हैं जिसमें दिक्कत आ रही है। जैसे आप जानते हैं कि एक कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई बहुत ज़्यादा वीक होता है, कोई एवरेज होता है। तो आप पता कैसे लगाएंगे कि कितने लोग एवरेज हैं, कितने लोग प्रतिभाशाली हैं? निश्चित रूप से आप कोई टेस्ट लेंगे, कोई सर्वे करेंगे। तो ऐसी चीज़ों का पता लगाने के बाद आप एक जनसंख्या न्यायादर्श चुनते हैं कि हम इतने लोग हमारे लिए ऐसे लोग हैं जो इस कैटेगरी के अंतर्गत हैं। ठीक, न्यायादर्श का चयन, आइए इसमें आइए। न्यायादर्श का चयन न्यायादर्श के चयन की समस्या कठिन होती है। जनसंख्या में से शुद्ध न्यायादर्श का चयन किया जाता है। इसमें प्रविधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक, बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि न्यायादर्श का चयन समस्या से भी कठिन होती है। ध्यान समझिए, न्यायादर्श फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो इसमें तभी हम न्यायादर्श चुन सकते हैं, हम समस्या पहले देखते हैं कि समस्या क्या है, किस चीज़ों से संबंधित है। जैसे भगवत गीता से संबंधित हैं, तो भगवत गीता से संबंधित जितने भी साक्ष्य हैं वो हमारे न्यायादर्श कहलाएंगे। वहाँ से हम न्यायादर्श को ले सकते हैं। साथ ही साथ एक शुद्ध चीज़ों को हम लेंगे, किसी ऐसी चीज़ों को नहीं लेंगे कि जहाँ से सिर्फ हमें ज्ञान हो, उस ऐसी घटना घटी ही ना हो।
इसमें साक्ष्यों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी साक्ष्य हम लेंगे उतना ही न्यायादर्श हमारा मजबूत होगा। आइए अगला है प्रदत्तों का संकलन। जो भी डेटा है, ठीक, डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन। आपने देखा कि शोध करने में निश्चित रूप से आपको डेटा की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। कितनी डेटा है आपके पास, किन किन चीज़ों को आप शोध में अपने लेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें प्रविधि तथा शिक्षक निर्मित परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है और प्रमाणिक परीक्षा भी प्रयुक्त की जा सकती है। बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि प्रविधि तथा शिक्षक निर्मित परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। प्रविधि, आपने देखा यहाँ पे प्रविधि शब्द आ रही है। प्रविधि का मतलब होता है कि ऐसी विशेष चीज़ों के लिए प्रविधि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक छात्र है, जैसे आपने अधिगम में पढ़ा होगा कि विधि और प्रविधि दो ऐसी चीज़ें हैं आपके सामने, विधि और प्रविधि। विधि उसे कहते हैं जो सबके लिए समान है, जिसको आप सबके साथ एक समान रूप से पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर प्रविधि की बात की जाए तो प्रविधि उसके लिए है, किसी विशेष चीज़ में उसे आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप सबको पढ़ा रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, जो आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा है, जो आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपको पास और ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप पढ़ाएंगे और वो पढ़ाना ही आपका प्रविधि कहलाएगा। ठीक, तो टीचर्स के निर्मित परीक्षण, जो भी टीचर्स हैं उन्होंने जो भी निर्मित किया है, जो भी चीज़ों को बनाया है, उस समस्या से संबंधित उसको आप अपने इसे डेटा कलेक्शन में प्रयुक्त करेंगे। और एक बात कर लीजिए, जैसे बुद्धि परीक्षण की अगर बात की जाए, बुद्धि परीक्षण सबने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक, तो बुद्धि परीक्षण में जो भी मानक है, आप अपने मन से किसी बुद्धि को जांच के लिए नहीं कह सकते हैं कि आपकी बुद्धि इतनी है। उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, एक ऐसा मानक टेबल की जो अनुभवी टीचरों या अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा निर्मित किया गया हो। तो विशेषज्ञों द्वारा जो भी परीक्षण है या प्रामाणिक परीक्षा है, उसी के आधार पे आप डेटा को कलेक्शन कर सकते हैं। आइए इसमें प्रदत्तों के संकलन, विश्वसनीय, वैध तथा प्रामाणिक उपकरण प्रयुक्त किया अपेक्षित उपकरण उपलब्ध न होने पर शोधकर्ता उसका निर्माण करता है। ठीक, इसमें कहा गया है कि जो अनुभवी होते हैं, जो विश्वसनीय होते हैं, आपने विश्वसनीय शब्द आया, हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक, विश्वसनीय शब्द ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है 1 या 2 नंबर में कि विश्वसनीय है क्या या विश्वसनीयता है क्या। तो विश्वसनीयता वही है, हर वो खोज जो बार बार किया जाए, जिस खोज को या जिस शोध को बार बार किया जाए और रिजल्ट जब एक जैसा आने लगे, तो वही हमारे लिए विश्वसनीयता कहलाता है। ठीक, वैधता क्या है, वैधता वो चीज़ है जब हम शोध करते हैं और वो साक्ष्य हमारे शोध के लिए वैलिड अर्थात वैध माना जाता है, सही माना जाता है, तो वो हमारे लिए वैधता कहलाता है।